क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर कंट्रोल का अपना फाइनल प्लान तैयार कर लिया है? क्या बोर्ड ऑफ पीस इसी शतरंज की एक शातिर चाल है? क्या ट्रंप का ये बोर्ड सच में शांति लाने वाला है या यूनाइटेड नेशंस को किनारे करके एक नई दुनिया बनाने का खेल है? और बड़ा सवाल ये कि भारत के चुप रहने की रणनीति का अर्थ क्या है? भारत इस बोर्ड में शामिल होगा या नहीं? शामिल हुआ तो क्या टैरिफ कम हो जाएगा? और इस स्थिति में क्या भारत के हाथ अन्य मामलों में बंध जाएंगे? तो भारत को एक फैसला लेना है। आज के शो में इन्हीं कठिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, कौन से देशों ने ज्वाइन इसको कर लिया है, किसने मना कर दिया है, भारत के लिए नफ़े नुकसान क्या हैं, जानकारों के जरिए एक एक बात को समझेंगे। जनगणना को लेकर के अब कौन सी ज़रूरी जानकारी सामने आई है और क्या शशि थरूर कांग्रेस के बीच कोई कोल्ड वॉर चल रहा है, ये भी समझेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldie Masale. दावोस, ये नाम आपने बीते दिनों में कई बार सुना होगा। जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ आजकल चल रही है बहुत बड़ी बैठक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दुनिया भर के प्रभावशाली लोग अमीरी गरीबी पर लेक्चर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स और पार्टनरशिप्स साइन की जा रही हैं, भविष्य की योजनाएं भी बन रही हैं। तो इसी दावोस में एक और बहुत बड़ी योजना का जिक्र हुआ, बाकायदा बैठक हुई। इसका नाम है ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। दावा, दुनिया में शांति फैलाने का नया टूल। ट्रंप के हालिया स्टेप्स को देखते हुए ये उद्देश्य थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, पर हम आगे की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि इस ग्रुप के जरिए ट्रंप रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर यानी दुनिया के लिए बने नियम कायदे, जिसके केंद्र में आता है संयुक्त राष्ट्र। तो ट्रंप की कोशिश है कि वो इस बोर्ड ऑफ पीस को ही यूएन की जगह स्थापित कर दें, और इसी क्रम में अमेरिका लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से दूरी बनाता हुआ जा रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बोर्ड के प्रपोजल के लिए गजा में शांति लाने के बहाने का सहारा लिया गया, और सिर्फ शांति ही नहीं, गजा का रिकंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गजा में हमले किए जो अगले 2 साल तक लगातार जारी रहे। इस दौरान 70,000 फिलिस्तीनी मारे गए, इनमें से करीब 20,000 बच्चे थे। इजराइल की बमबारी में लगभग पूरा गजा खंडहर में तब्दील हो गया। अकाल की तस्वीरें आईं तो दुनिया भर में आलोचना हुई। तब सीज फायर डील पर बात हुई, जिसे यूएन ने अप्रूव किया। पहले फेज में 20 पॉइंट का रोड मैप आया, जिसमें एक बोर्ड ऑफ पीस की बात हुई, और अब फेज 2 में यूएन की जगह ट्रंप ने ही इस बोर्ड ऑफ पीस का प्रपोजल दे दिया। हालांकि ध्यान रखने की बात है कि बोर्ड ऑफ पीस के इस चार्टर में अलग से गजा का जिक्र नहीं है। मोटा माटी ये बातें रेखांकित इसमें की गई हैं। ये बोर्ड तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम की निगरानी में काम करेगा, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति और रिकंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना होगा। ये बोर्ड ऑफ पीस एक नए अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन के तौर पर काम करेगा। अगर कोई देश इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता पाना चाहता है तो उसे $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ खर्च करने होंगे, भारतीय मुद्रा में मैंने बताया। कुछ और बातें भी ध्यान देने लायक हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप ने खुद को इस बोर्ड का चेयरमैन पहले ही नियुक्त कर दिया है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि अगर किसी और को चेयरमैन बनना हो तो ट्रंप को इस्तीफा देना होगा। अगर ट्रंप को इस पद से हटाना हो तो बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति चाहिए होगी। और अभी तक जिन लोगों को बोर्ड मेंबर्स के तौर पर नियुक्त किया गया है वो ट्रंप के बेहद करीबी हैं, जैसे उनके दामाद जेरेड कुशनर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ। दूसरे नामों में शामिल हैं मार्को रूबियो, जो अमेरिका के मौजूदा विदेश मंत्री हैं और ट्रंप की विदेश नीति के सबसे बड़े किरदार हैं। मार्क रोवन न्यूयॉर्क बेस्ड इक्विटी कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री बनने के दावेदार थे। रॉबर्ट गैब्रियल अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिन्होंने 2016 के कैंपेन के दौरान ट्रंप के साथ करीबी से काम किया। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, 2003 के इराक युद्ध के लिए उनकी आलोचना की जाती है। तो यानी सारे ट्रंप के सिपाह सालार हैं। अब बात यह कि इस बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन अब तक शामिल हो चुका है और किसने दूरी बनाई हुई है। दावोस में हुई बैठक के दौरान करीब 20 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इजराइल,
मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, तुर्की इत्यादि। इनके अलावा भारी मात्रा में तेल प्रोड्यूस करने वाले कई देश भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, मसलन कतर, सऊदी अरब, यूएई। ध्यान देने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकतें इस बोर्ड में शामिल हो गई हैं, लेकिन यूरोप के ज़्यादातर देश इससे बाहर हैं, मसलन फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्वीडन, स्पेन इत्यादि। चीन का रुख अब तक साफ नहीं है। वहीं रूस को लेकर के ट्रंप का दावा है कि पुतिन ने सहमति जताई है, हालांकि उधर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि, कोई बयान इसका आया नहीं है सामने। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस किसी भी ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उत्साहित है जो यूरोप को अलग थलग कर सके। यूरोप की प्रमुख ताकतों का इस बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बनाना ये बताता है कि वो यूएन को महत्वहीन साबित नहीं करना चाहते, खासकर ट्रंप की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए। यानी एक रस्साकशी है। इसके संदर्भ में दो देशों की बात कर लेना और ज़रूरी है, पाकिस्तान और इजराइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पहले इस बोर्ड में शामिल नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें कतर और तुर्की भी हैं। इजराइल का मानना है कि ये हमास के सपोर्टर हैं। हालांकि बाद में ट्रंप के आगे बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं चली और इजराइल बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया। पाकिस्तान के सामने ये दुविधा रही कि वो उस बोर्ड में कैसे शामिल हो जिसका सदस्य इजराइल है। पाकिस्तान ने हमेशा इजराइल का विरोध किया। इस फैसले को लेकर अभी वहाँ घमासान भी मचा हुआ है। यानी ये बोर्ड ऑफ पीस एक बड़ा जियोपॉलिटिकल पजल है, एक पहेली है, और इसी पहेली में शामिल होने के लिए 16 जनवरी को भारत को न्योता आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा। ट्रंप बोले, ज्वाइन मी इन द हिस्टोरिक एफर्ट। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इनविटेशन के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी, लेकिन भारत ने दावोस वाली मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ना शामिल होने पर सहमति जताई और ना ही इनकार किया है अब तक। जानकार मानते हैं कि भारत वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, जैसा वो टैरिफ के संबंध में भी कर रहा है, क्योंकि ये सचमुच का तिकड़म ही है। फैसला आसान नहीं है। इस रिलेशनशिप के रिस्क भी हैं और फायदे भी हैं। गोया एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। विस्तार से थोड़ी बात करते हैं। पहले जोखिमों की बात करते हैं। भारत देख रहा है कि अभी कौन कौन इस बोर्ड में शामिल हो रहा है। अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाकी सभी सदस्य देश, यूएनएससी के सभी सदस्य देश अमेरिका को छोड़कर अभी तक इससे दूर हैं। ऐसे में इस बोर्ड की वैधता पुख्ता नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की एंट्री ने भारत के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। कल को ये बोर्ड कश्मीर के मुद्दे पर भी दखल दे सकता है, जो भारत की पोजीशन के अगर खिलाफ हुआ तो क्या करेंगे। यहाँ एक खतरा और भी है। बोर्ड के सदस्यों में ट्रंप के करीबी शामिल हैं और जिस तरह से ट्रंप का हालिया रुख रहा है भारत के प्रति, जो आक्रामकता रही है, भारत वो रिस्क लेना नहीं चाहता। बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप का एक पैशन प्रोजेक्ट नजर आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल चला रहे हैं। उसके बाद इस बोर्ड का क्या होगा कुछ पता नहीं है। भारत यूएन का फाउंडिंग मेंबर है, मल्टीलैटरिज्म में यकीन रखता है। ऐसे में अगर ये बोर्ड यूएन को ही कमज़ोर करने लगे तो भारत के लिए एक वैचारिक द्वंद्व भी खड़ा हो जाएगा। वैचारिक द्वंद्व की बात आती है तो इजराइल और फिलिस्तीन का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है। भारत उन देशों में शामिल है जिसने फ़िलिस्तीन को मान्यता दी हुई है, जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन थ्योरी की वकालत करता है। लेकिन ट्रंप के इस बोर्ड में फ़िलिस्तीन का कोई प्रतिनिधि शामिल है नहीं। ये भी कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस ज़मीन और जिन लोगों के लिए ये तमाम तरह के सोल्यूशन निकालने की बात हो रही है, उनका कोई नुमाइंदा इस बोर्ड में है ही नहीं। यहीं से कई सारे एक्सपर्ट इस बोर्ड को एक कॉलोनियल माइंडसेट का बोर्ड कह रहे हैं। उनका कहना है कि भारत खुद एक बड़ी औपनिवेशिक ताकत का गुलाम रहा। आज़ादी के आंदोलन के दौरान उसने साम्राज्यवाद विरोधी मूल्य गढ़े। इसी विरासत के आधार पर भारत को इस बोर्ड का सदस्य नहीं बनना चाहिए। मसलन भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने लिखा, इस बोर्ड को ट्रंप ही कंट्रोल करेंगे और उनका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। बाकी सबको सेवकों की तरह उनकी बात माननी पड़ेगी। ट्रंप का उद्देश्य यूएन को ओवरटेक करना है। वो साफ कह चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को वो नहीं मानते। वेनेजुएला में ये किया, ग्रीनलैंड में यही करने की हसरत रखते हैं। भारत को इस बोर्ड से दूर रहना चाहिए। भारत के कुछ विपक्षी दल भी इसी तरह का मत रखते हैं। मसलन सीपीएम, सीपीआई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी लेफ्ट पार्टियों ने भी एक साझा बयान जारी किया। कहा कि ट्रंप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं जिस पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण हो। भारत को इसका मजबूती से विरोध करना चाहिए। इसी तरह शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, पाकिस्तान को इस बोर्ड में शामिल किया गया है, ये हास्यास्पद है। एक ऐसे देश को इस बोर्ड में शामिल किया गया जिसने कभी शांति को तो बढ़ावा नहीं दिया। भारत को नो थैंक यू कह करके इस प्रस्ताव को ठुकरा देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पहले भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करना उचित होगा। We have seen पास्ट कुछ महीनों में अगर नरेंद्र मोदी को देखें तो जो भी
वर्ल्ड का जो फोरम रहा है, आसियान हो या फिर G20 समिट हो, तो दोनों मोदी और ट्रम्प कहीं पर भी आमना सामने नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही एक चाह रहा है कि ट्रम्प के साथ ज्यादा एंगेज नहीं करने के लिए, अगर ट्रम्प को आप ज्यादा गुस्सा दिला दिया या फिर ज्यादा कुछ उनके अगेंस्ट कुछ अगर बोल दिया है, तो वो है कि ज्यादा टैरिफ्स या फिर कुछ और करके वो और तकलीफें बढ़ा सकती है इंडिया के लिए। तो जैसे अभी हमने देखा है कि ट्रम्प अभी डावोस में रिसेंटली बोला है कि नरेंद्र मोदी इज अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन एंड वो ऑल है, ठीक है। तो वही एक कारण जो यही है कि मोदी या फिर उनका जो मिनिस्टर्स है, जयशंकर वगैरह, कोई अभी तक कोई ट्रम्प के खिलाफ कुछ गलत अभी तक कुछ नहीं बोले, कुछ इंसल्टिंग या प्रोवोकेटिव रिमार्क्स नहीं किए हैं। तो यही इंडिया का एक और भी अच्छा पॉलिसी है कि हम ट्रम्प के साथ एंगेज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि क्या टैरिफ्स या वगैरह क्या होता है, और ट्रेड डील का भी मतलब इंडिया का एक ये जो एक अच्छा किया है कि उसने बैक चैनल एंगेजमेंट जो होता है यूएस के साथ, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो होता है वो बरकरार रखा है। तो इसकी वजह से उन्होंने अभी तक टैरिफ्स जो 50% है, मतलब उन्होंने बोला है कि हम उससे बढ़ा देंगे या कुछ करेंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया है। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। इनसे इतर भारत के लिए कुछ फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सुजान आर चिनॉय का एक लेख छपा है। चिनॉय मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के महानिदेशक हैं। वो लिखते हैं, बोर्ड ज्वाइन करने से भारत की हैसियत बढ़ेगी, गजा के भविष्य को दिशा देने का मौका मिलेगा, गजा के रिकंस्ट्रक्शन में भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अगर बोर्ड ज्वाइन नहीं किया तो ट्रंप के साथ रिश्ते और खराब हो सकते हैं और ज्वाइन करने से ट्रेड डील में फायदा मिल सकता है। हालांकि यहाँ दलील ये भी दी जा रही है कि अभी तक ट्रंप के सामने चुप रहने से भारत को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान से भारत का ऑयल ट्रेड बंद करवा दिया था। इस कार्यकाल में चाबहार पोर्ट से हटवाया है, रूस से तेल खरीद कम करने का दबाव डाला। आंकड़े तस्दीक भी करते हैं कि भारत ने खरीद कम भी कर दी है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में भारत के तटस्थ रवैये का भी कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का दावोस में दिया गया हालिया भाषण याद दिलाया जा रहा है। बहुत चर्चित हो रहा है वो इंटरनेट पर, जिसमें उन्होंने ट्रंप की मनमानी को सीधे निशाने पर लिया, इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। मार्क कार्नी ने कहा कि ताकतवर देशों की प्रतिस्पर्धा में फंसकर हमें अपना नुकसान नहीं करवाना चाहिए। जो मिडिल पावर वाले देश हैं उनको आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। 2003 के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के रुख का भी जिक्र हो रहा है। जब अमेरिका ने इराक में भारतीय सैनिकों को तैनात करने का दबाव हम पर डाला था, वाजपेयी ने ये निवेदन ठुकरा दिया था। कहा था कि यूएन इसकी इजाज़त नहीं देता और भारत इंटरनेशनल ऑर्डर में यकीन रखने वाला देश है। याद तो बार बार इंदिरा गांधी और निक्सन प्रसंग भी दिलाया जा रहा है। बाकी इस हिस्ट्री रिवीजन के बीच भारत का रुख क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर आई नहीं है। अब बारी सुर्खियों की। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं? खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस है या नहीं? पीने का पर्याप्त पानी अवेलेबल है या नहीं? इस तरह के कुल 33 बुनियादी सवाल हैं जो आपसे आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला स्टेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान घरों की लिस्टिंग होगी, रहन सहन की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट अब सामने आ गई है। आखिरी दफ़े जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद से समाज में आए बदलावों को ध्यान में रख करके ये सूची ऐसा लगता है कि बनाई गई है। कुछ सवालों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनगणना का दूसरा स्टेज 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें आबादी की गिनती होगी। इस दफ़े खास बात है कि जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब बारी या चुनौती दक्षिण का किला फतह करने की है। इसी साल तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों राज्यों का दौरा किया।
पहले केरल की बात करते हैं। पीएम ने केरल में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जारी किए, साथ ही तिरुवनंतपुरम में CSIR, NIST इनोवेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने केरल की लेफ्ट सरकार और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत का भी जिक्र किया। इसकी तुलना उन्होंने 1987 में अहमदाबाद नगर निगम में मिली जीत से की। और क्या कहा, सुनिए। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए। मदुरंतकम में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। राज्य की सत्ताधारी DMK सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, उसे CMC सरकार बताया। CMC का अर्थ उन्होंने बताया करप्शन, माफिया एंड क्राइम। पीएम ने तमिलनाडु में पिछले 11 सालों में केंद्र की ओर से किए गए काम का ब्यौरा दिया। बोले कि 2014 से पहले की तुलना में NDA सरकार ने तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है, जो UPA सरकार के मुकाबले 3 गुना अधिक है। 2014 से पहले जब दिल्ली में DMK और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार थी, उस दौरान तमिलनाडु के विकास के लिए बहुत कम फंड दिया जाता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र की NDA सरकार ने सिर्फ डिवॉल्यूशन के माध्यम से करीब 3 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए हैं। ये कांग्रेस DMK उनकी जो गठबंधन वाली सरकार थी, केंद्र सरकार में वो जो करते थे उसकी तुलना में करीब 3 गुना अधिक दिया गया है। दक्षिण भारत की बात हो रही है तो एक अपडेट और है। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा के लिए कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत टॉप लीडरशिप के लोग इसमें मौजूद थे, लेकिन चर्चा में है केरल से पार्टी सांसद शशि थरूर, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। क्यों, इसको लेकर के कहीं से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों से नाराज हैं, इस कारण वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, इस सप्ताहांत आनंद लीजिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।